गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर डूइंग ऑल वेरी वेल. So, I, Dr. Kajal Bodwani, is back again with a new series that is of our exam NSEJS, that is National Standard Examination of Junior Science, that's a part of IJS only. यानी कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज एक एक लेते जाएंगे. जो भी NSEJS का सिलेबस है बायो का, उसमें हम लोग एक एक टॉपिक लेंगे एंड उसकी एक एक शीट्स को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th का टॉपिक सेल बायोलॉजी. तो आइए डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी को. एक एक क्वेश्चन उसके देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हैं. इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, तो हो सकता है वो सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में फॉर्म हो जाए, तो हम उनको भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एक बार. ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज. हमें पता है सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस यानी कि 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें हमारी कब उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हमें गैमेट फॉर्मेशन करना होता है. इतना बेसिक तो हमें याद होना चाहिए. प्लस साथ में एक एक एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी हमें पता होने चाहिए. तो एक बार हम देख लें कि उसका सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है. पॉइंट्स चेक करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि जेनेटिक यानी कि जो आगे जीन्स ट्रांसफर होने हैं उसमें वेरिएशंस आने चाहिए. यस, मियोसिस होगा तभी आएंगे. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू जनरेशंस. यस, हमें पता है कि पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 46, दैट इज 23 पेयर्स. तो आगे जो डॉटर सेल्स में जा रहे हैं उनमें भी 23 पेयर्स ही होने चाहिए. तो दोनों पेरेंट से हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आके इक्वल नंबर किस में जनरेट होता है, आगे डॉटर सेल में. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. मियोसिस का ही काम है ये. सेकेंड, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. यस, मियोसिस नहीं होगा तो हमारी आगे स्पीशी एवोल्यूट एडवांस नहीं हो सकती. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो आंसर इज फोर्थ. क्लियर? इजी था, बस हमें अगर कंसेप्ट पता है एक एक तो हम डायरेक्ट आंसर तक रीच कर सकते हैं. क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम. अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट क्लियर डायग्राम है, जो कि क्या दिखा रखा है कि हमारे अभी दिख रहा है कि अगर मैं इसको देखूं तो प्रोफेज के तो थोड़ा बाद जा चुका है क्योंकि कंडेंसेशन हो चुका है. क्लियर? अब मुझे इसमें से ऑप्शन में भी देखूं तो मेटाफेज एनाफेज दे रखा है. पहले तो मैं इतना क्लियर कर लूं, क्या ये माइटोसिस है या मियोसिस है. एनसीईआरटी ने डायरेक्ट क्लियर डायग्राम माइटोसिस का दे रखा है क्योंकि हमें कहीं भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी स्पेसिफाइड नहीं है, सिस्टर क्रोमैटिड्स ही दिख रही है, तो वो तो माइटोसिस में होती है. तो मेरा मियोसिस ऑप्शन तो ऐसे ही गया. क्लियर? अब आता है मेटाफेज एनाफेज में से. अगर एनाफेज होता तो क्या होता कि यहाँ पे सारी की सारी मेरी जितने भी ये क्रोमैटिड्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव कर चुकी होती. लेकिन यह वर्ड दिया ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन टू एनाफेज से पहले की बात करूँ यानी मेटाफेज चल चुका है, तो सारी इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जानी चाहिए थी. लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो एनाफेज भी नहीं होगा. अब अगर मैं वापस इसको क्लिक करूं इसी डायग्राम को, तो मुझे एक बार नोटिस हो रहा है कि ये सारी की सारी कहाँ मूव कर रही है, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजियल प्लेट पे. ये सारी सेंटर की तरफ ही जा रही है. कहाँ जा रही है? तो इससे क्लियर है कि ये मेटाफेज से पहले वाला फेज है, दैट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज. यानी कि लेट प्रोफेज कंडेंसेशन खत्म हो गया, अब ये सारी मेटाफेज की तरफ यानी मेटाफेजियल प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन टू मेटाफेज एंड इन माइटोसिस. क्लियर? डायरेक्ट क्लियर एनसीईआरटी का डायग्राम है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3. The drawing below shows a cell whose diploid chromosome number is 4. जैसे ही आपको डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर दे दिया यानी 2 and 4 दे दिया, आपको हिंट तो वहीं लग जानी चाहिए कि यार मियोसिस की बात कर रहा होगा. फिर भी हम एक बार देख लें अगर इस डायग्राम को, दिस सेल इज इन. अगर आप डायग्राम की बात करोगे ना तो यहाँ पे देखो आपको अलग से दिख रही है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रही है. तो जैसे सेपरेट दिख रही है यानी कि अब हम मियोसिस की बात कर रहे हैं. वहाँ हमें नहीं दिख रही थी अलग सी, हमें एक सी दिख रही थी. तो हम माइटोसिस तो भूल ही जाए, लेकिन ऑप्शन में भी बहुत बढ़िया मियोसिस ही दिया है, माइटोसिस कहीं दिया ही नहीं है. अब आ रही है कि एक बार हम देखें इस पूरे सेल को ये कहाँ पे लाइन कर रहा है,
अगेन इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजियल प्लेट, तो ये कहाँ जा रहा है, ये मेरा मेटाफेज में जा रहा है। अब मेरी बात आती है मियोसिस 1 या 2। अगर मेरा 1 मियोसिस हो चुका होता तो मेरी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुकी होती, लेकिन क्या कोई सेपरेशन हो रहा है क्या? हमको पता है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो वो तो स्प्लिटिंग चलो, बट लेकिन सेपरेशन तो दिखता कहीं ना कहीं। उसके बाद मेरी डॉटर सेल्स भी 4 बन जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, क्रोमैटिड सेपरेट होती। लेकिन इसका मतलब है कि मियोसिस 1 में ही चल रहे हैं, अभी हम 2 में एंटर नहीं करें। अगर 2 में एंटर करते तो हमारा एनाफेज 1 यानी कि सेपरेशन हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है, तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि हमें डायग्राम्स जो कि हमारे लिए एक बेसिक बन जाते हैं बायो में, कि वो मस्ट है, हमें एक एक डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, हमें उसका एक एक लॉजिक, एक एक लेबलिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा दिखेगा। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेबल्स द स्ट्रक्चर इंडिकेटेड बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं फर्स्ट देखूं तो मुझे दिख रहा है, वापस हमें पता नहीं तो मेटाफेज से अलग प्यार है, तो देखो बार बार मेटाफेज ही दिखा रहा है। तो मेटाफेज में हमें ये दो अलग अलग क्या है, हमारी क्रोमैटिड्स। तो फर्स्ट क्या हो गई, हमारी क्रोमैटिड्स। उसके अलावा सेकंड, सेकंड हमें दिख रहा है जो पोल्स पे चल जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स। पोल्स पे ही होते हैं, वही हमारे क्रोमोसोम मूव करते हैं। अगेन थर्ड, हमारी सेंट्रल डिस्क जो क्रोमैटिड्स के अलाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। एंड फोर्थ पूरा पेयर दिखा रखा है जिसको क्या बोला है, क्रोमोसोम। क्लियर? तो ऑप्शन चेक कर ले, फर्स्ट क्रोमैटिड, सेकंड सेंट्रियोल, थर्ड सेंट्रोमियर एंड फोर्थ क्रोमोसोम। तारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? Easy one. Moving to the next. Question 5. If brain is controlling unit of an organism, then at cellular level which cell organelle can be comparable to brain? हमें पता है ब्रेन सेल का, ब्रेन कौन है, एक ही होता है हमारा न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। वही हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज को, मेजर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस ही। तो हमारा ब्रेन कौन हो जाएगा, सेल का nucleus. Clear? Moving to next, question 6. There are the following statements regarding cell organelles are correct, only one is wrong. हमारा हाईलाइटिंग वर्ड हो गया कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछिए कि कौन सी है, पहले ये मार्क कर लो। यानी कि आप पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट को, लाइसोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। क्या लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन होते हैं? हमें पता है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस ये होते हैं डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम तो नहीं होता। विच बट ऑफ फ्रॉम गोल्जी apparatus एंड कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। आगे की स्टेटमेंट करेक्ट है बट यहाँ इनकरेक्ट हो गया, यानी कि रॉन्ग तो पहली ही हो गई। आगे और देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। यस, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का करता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ल्यूकोप्लास्ट, that's a type of plastid only, are bound by two membrane. Yes, lack pigment but contain their own DNA and protein synthesizing machinery. Yes, this statement is also true क्योंकि plastids की बात कर रहा है। Spherosomes are single membrane bound and associate with synthesis and storage of lipids. ये भी सही हो गए। हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी हो गई, फर्स्ट, कि कभी भी लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होते, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट Question 7th. Some bacterial cells were fixed for microscopic observation. A structure X was observed on most occasions at the cell membranes. X हमें दिखा रखा है और बताना है कि X क्या बता रहा है। अगर मैं ढंग से देखूं तो ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, और उसी के इन्वेजिनेशन से X फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से फॉर्म हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर का नाम है मीजोसोम्स, जो कि किस में काम आता है, रेस्पिरेशन में एंड सेल डिवीजन में, इनमें काम आता है हमारा मीजोसोम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रिप्रेजेंट्स आर मीजोसोम। क्लियर? इजी वन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8। मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। हमें एक एक दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं। थाइलाकॉइड,
थाइलाकॉइड हमें पता है फ्लैट मेम्ब्रेनस सेकंड स्ट्रोमा, तो ए का थर्ड हो जाएगा। बी क्रिस्टाई, क्रिस्टाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर सरफेस में, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो ए का फोर्थ, इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सिस्टर्नी दैट आर डिश शेप्ड इन गोल्जी अपैरेटस, हमारे गोल्जी अपैरेटस में मिलती है सिस्टर्नी। सी का फर्स्ट और डी का बच्चा ए की सेकेंड कंटेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमारा क्रोमैटिन, जो कि बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, इतना तो हमें पता ही है। ऑप्शन देख लें, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। सो आवर फर्स्ट आंसर इज ओनली करेक्ट। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पोसेसिंग। हमसे पूछा है माइटोसिस में एनाफेज और मेटाफेज में क्या डिफरेंस होता है। तो हमें पता है मेटाफेज तो इक्वेटोरियल प्लेट पे लाइन करना, मेटाफिजियल प्लेट पे लाइन करना, और वहाँ पे मॉर्फोलॉजी बेस्ट स्टडीड होती है, हमें पता है। लेकिन एनाफेज में सेग्रीगेशन हो रहा है, किसका? क्रोमैटिड्स का। क्रोमोसोम नंबर तो सेम है क्योंकि वो माइटोसिस है, मियोसिस नहीं है, उतना तो हमें सेम ही रखना है क्रोमोसोम नंबर। अगर मियोसिस होता तो हम हाफ करते, लेकिन इसमें तो सेम ही रहना है, लेकिन क्रोमैटिड्स सेपरेट होती है। तो देखते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ तक सही है, लेकिन क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स? नहीं, क्रोमैटिड्स तो सेपरेट होती ही होती हैं। इतना तो हम मेंशन कर लें कि एनाफेज है तो क्रोमैटिड्स का सेपरेशन की बात हम करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। ऑप्शन सेकंड देखे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नो, अगेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, क्योंकि उनका सेपरेशन होगा तो वो हाफ हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमसे पूछा है कि जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो रही है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, क्रॉसिंग ओवर हमने करवाई तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें पता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिकॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग स्टार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। रिकॉम्बिनेशन अकर होता है उसकी वजह से, ताकि जीन्स लिंक्ड होके आगे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सके, तभी हम लोग क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स which will lead to our separation of genes। तो ये सारी थ्योरी आपस में लिंक्ड है स्टेप बाय स्टेप, हमें सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि हम कैसे यहाँ तक रीच कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर डन विद द ऑब्जेक्टिव पार्ट, वी आर सीइंग द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको ऐसा नहीं करना कि सब्जेक्टिव तो है ही नहीं, हमें क्या डील करके रखना है कि हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं उनमें से हम अपने शॉर्ट टाइप बना सके। ठीक है, फोकस ये। तो देखो, राइबोसोम बिल्ड प्रोटीन्स इनटू साइटोप्लाज्मिक लोकल्स एट एनी गिवन टाइम। फ्री राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन साइटोसोल व्हाइल बाउंड राइबोसोम अटैच्ड टू outside of ER or nuclear envelope sorry, bound and free ribosomes are structurally identical and ribosome can alternate between the two moles. Most of the proteins made on free ribosome function within the cytosol. Examples are enzyme that catalyze first steps of sugar breakdown. Bound ribosomes generally make proteins that are destined for insertion into membranes for packaging with certain organelles such as lysosomes for export from the cell secretion. Cells that specialize in protein secretion, for instance the cell of pancreas that secretes digestive enzyme, have a high proportion of bound ribosomes. हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन अभी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये इतना रिलेवेंट नहीं था, हमसे जो डिटेल पूछी है वो हमें आती हुई मिलेगी। ये सिर्फ हमें जैसे बोर्ड्स में आता है कि एक लॉन्ग पैराग्राफ दे दिया, अब उसके बेसिस पे आपको आंसर्स बताने। अब आप मेन क्वेश्चंस पे फोकस करो, इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट, व्हाट रोल डू राइबोसोम प्ले आउट इन कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। हमें राइबोसोम की बात करनी है कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म करने के लिए। तो हमें पता है, अगर राइबोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि राइबोसोम का काम क्या होता है, एमआरएनए के साथ बाइंड होता है,
mRNA के साथ बाइंड करके क्या करेगा, ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा ताकि स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स की रीडिंग हो पाए, या हम लोग बोलते हैं कोडिंग हो पाए। यही काम होता है राइबोसोम का। mRNA के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा ताकि प्रॉपर अमीनो एसिड्स की कोडिंग हो सके। ये हमारे राइबोसोम का काम है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलाई। पहले तो न्यूक्लियोलाई का कॉम्पोजिशन क्या है, तो हमें पता है rRNA का बना होता है, DNA का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है हमारा न्यूक्लियोलाई। और उसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा उसका, कि वो राइबोसोम की असेंबली में हेल्प करता है, सब यूनिट्स को असेंबल करता है, और न्यूक्लियोलाई ही rRNA की फॉर्मेशन करता है, rRNA का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, ये हमारा न्यूक्लियोलाई का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, एज अ सेल बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इट्स क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर, थिकर एंड इंडिविजुअली विजिबल इन एन IM, एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। हमसे पूछा है कि क्रोमोसोम शॉर्टर, थिकर और उनकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती। तो हमें पता है हम प्रोफेज से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, विजिबिलिटी क्लियर, यानी कि वहां पे क्या हो रही है, कंडेंसेशन एंड पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये हो रहा है। इसकी वजह से वहां पे क्लियर विजिबिलिटी आ रही है। प्रोफेज के आगे जा रहे हैं, कंडेंसेशन क्रोमोसोम का होता जा रहा है जिसकी वजह से क्लियरली विजिबिलिटी आ रही है। क्लियर, नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन 12th, in an animal cells the assembly of spindle microtubules start at the centrosome, a subcellular region containing material that function throughout the cell cycle to organize the cell's microtubule. It is also a type of microtubule organizing center. यानी कि हमें spindle microtubules के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। A pair of centriole is located at the center of centrosome, but they are not essential for cell division. If centriole are destroyed with a laser microbeam, a spindle nevertheless formed during mitosis. In fact, centriole are not even present in plant cell to form mitotic spindles. हमें पता है centriole are present in animal cell, not in plant cell. तो हमसे क्या पहला क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो हम लोग अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल में अगर साइटोकाइनेसिस है तो वो किस में होगा, सेंट्रीपिटल फॉर्म में, एंड वहां पे क्या होता है, क्लीवेज फरो मेथड। हमें पता है ये हमारा सेल होता है, अंदर की तरफ डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स में फॉर्म हो जाता है। और वहीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल, यानी बाहर की तरफ, और मेथड क्या हो जाएगा, सेल प्लेट मेथड। क्लियर, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स। आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स की बात की है किसमें अकर होती है, तो हमें पता है एस फेज के बाद, जैसे ही G2 के बाद हम लोग बात करेंगे हमारा प्रोफेज मेटाफेज में आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स आते हैं, क्योंकि एनाफेज में सेपरेशन आ जाता है जो कि हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं। तो हमारे प्रोफेज मेटाफेज में आइडेंटिकल यानी कि सेपरेशन नहीं हो रहा है तो सेम रहेंगी, बाद में सेपरेशन हो जाएगा तो डिफर करके एक क्रोमोसोम की तरह आइडेंटिटी ले लेंगी। क्लियर, नेक्स्ट, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन सी, कंपेयर द रोल ऑफ ट्यूबुलिन एंड एक्टिन ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन व्हाइल ड्यूरिंग रोल ऑफ ट्यूबुलिन लाइक एन एक्टिन लाइक प्रोटीन ड्यूरिंग बैक्टीरियल बाइनरी फ्यूजन। हमें दोनों में पूछा है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में, कि दोनों में क्या होता है। तो हमें पता है ट्यूबुलिन का रोल क्या होता है, हमारा माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में काम आता है। माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को इजीली सेपरेट कर सकता है। और हम अगर एक्टिन की बात करें तो हमारा एक्टिन किसके काम आता है,
एक्टिन काम आ जाता है हमारे एनिमल सेल्स के साइटोकाइनेसिस के हेल्प करने में, वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल की हेल्प करेगा। एक सेकेंड, में हेल्प करता है ताकि सेल इजीली सेपरेट हो पाए, कि पिंचिंग हो पाए इजीली, ये हमें पता है। ये यूकैरियोट्स की बात हो गई। और प्रोकैरियोट्स में हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन में काम आ जाता है, दोनों ही प्रोटीन्स, दोनों का काम यही होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइनेटोकोर हैज बीन कंपेयर्ड टू अ कपलिंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ मोटर टू अ कार्गो दैट इट मूव्स। एक्सप्लेन। हमें काइनेटोकोर किस कंपेयर किया है? मोटर जैसे कार्गो से कनेक्ट होता है। यस, ये स्टेटमेंट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? कि मोटर जैसे कार्गो के लिए स्पेशल है, अटैचमेंट पॉइंट है, जब तक वो अटैच नहीं होगी सेपरेशन नहीं होगा। तो काइनेटोकोर मेरे सेंट्रोमियर के आसपास सराउंडेड रहता है, सेंट्रल डिस्क के आसपास, तो वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। अगर काइनेटोकोर नहीं होगा तो क्रोमोसोम इजीली अपना जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसलिए काइनेटोकोर क्रोमोसोम से कंपेयर करके बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि उसी के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो हम स्टेटमेंट को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल उसी के थ्रू ट्रांसफर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट अदर फंक्शंस डू एक्टिन एंड ट्यूबुलिन कैरी आउट? हमने बात कर ली है, सेम क्वेश्चन है। नेम द प्रोटीन्स दे इंटरैक्ट विद। अगर ट्यूबुलिन की बात करें, ट्यूबुलिन हमारा एक्ट करता है काइनेसिन के साथ, दूसरा प्रोटीन इसका ही हो जाएगा, और एक और होता है डाइनिन, इनके साथ जाता है। और एक्टिन की बात करें तो पता है हमें मस्कुलर प्रोटीन्स हैं, मायोसिन के साथ एक्ट करता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे। तो आपको ऐसा नहीं कि डिटेल में जाना है, आपको इनका शॉर्ट आंसर्स निकालने आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हमारे टॉपिक्स सेल एंड सेल डिवीजन, जो कि पूरा कंबाइन हो गया सेल बायोलॉजी के साथ। तो ऐसे ही हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेते जाएंगे और उसके जो जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सो होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच।